हम हाँ, अब हम मतलब मनीष जी के पास लेखक का पक्ष जो है वो लेखक का कौन सा पक्ष ले रहा है ये बिल्कुल वाजे हो जाता है उससे। बिल्कुल 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 ठीक है। और हम मनीष जी के पास आते हैं। मनीष जी, आपने भी किताब पढ़ ली होगी और हाँ, किताब पर आपकी जो अपनी प्रतिक्रिया है, आपका जो अपना रिव्यू है, क्या आपको लग रहा है कि किस लिए किताब महत्वपूर्ण है और कहाँ आपको लग रहा है कि लैक कर रही है, कमी है, जिन पक्षों को नहीं छुआ गया है। और इसके बाद अभी जैसे तमाम बातें, क्योंकि एक मूल किताब का मूल स्वर है कि राहुल गांधी से उम्मीद है। वो जो बाइनरी में चीजें हालांकि सभी जगह देखी जा रही हैं, बाइनरी की बात हम लोग नहीं करते, मोदी बरक्स राहुल, लेकिन पिछले 2014 के बाद से राहुल गांधी जब भी सांप्रदायिकता की राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के तौर पर आज अभी भी किसी और नेता की बात, किसी और पार्टी की बात भी अभी नहीं। हाँ, एक मोर्चे की बात हो सकती है जिसमें सभी हो, जैसे इंडिया गठबंधन है, लेकिन चेहरा वो उसका राहुल गांधी ही आते हैं। तो ये चीज है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी वो है, बात है कि राहुल गांधी में उम्मीद देखना और निराश होना, ये भी क्या आपको नहीं लगता कि ये जायज है? और अब जब एक साल का 2024 तक को ये कंप्लीट करती है, उसके बाद भी आप राहुल गांधी की राजनीति को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये बहुत उम्मीद जगाने वाली, या आपको लग रहा है कि अभी भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है? जी, पहली बात तो मैं इसमें इतना ये कहना चाहता हूँ कि ये किताब केवल राहुल की बेचैनी का मामला नहीं है। लेखक की भी बहुत ज्यादा बेचैनी से और बहुत ज्यादा व्याकुलता से समाज अपने समय में ही कैसे बेहतर दिशा में बढ़े, इस पूरे किताब में वो पहली बात तो हमको बेचैनी दिखती है। मतलब कि अपने समय में ही चीजों को हम बदलते हुए, चीजों को ठीक होते हुए, दुरुस्त होते हुए देख पाएंगे क्या? एक तो वो बहुत संवेदनामय बात है। जब वो डायलिसिस पे थे संजीव जी, उस समय भी वो कह रहे थे कि हमारी और कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है कि ये सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ेगी कांग्रेस तो जो है वो खुद मजबूत होगी और भारत भी जो है समता के राह पे वो बढ़ेगा। और इस बेचैनी से ये किताब के बारे में उन्होंने इस तरह की बातें की। तो मेरा तो एक लगता है कि मैंने बेहद संवेदनशीलता से और एक अम्बेडकराइट कह लीजिए कि एक स्पिरिट से और उस एंगल से पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बेहद सीरियस किताब है। और वो केवल राहुल पे बात नहीं किया जाता उसमें राहुल खाली नहीं है। ये बात भी उन्होंने अपने किताब में शुरुआती अपने क्यों किताब लिखा उसमें वो लिख रहे हैं कि केवल राहुल पे बात नहीं है, उन तमाम समूहों पे और जो आपस में टकराते समूहों पे, उन सब चीजों पे, उन प्रवृत्तियों पे भी ये किताब है। तो जरूर राहुल के एंगल से लिखा गया है, लेकिन ये किताब केवल राहुल पे भी नहीं है। ये पूरे कह लीजिए कि ये पूरा 2000 के बाद का समय है, जो 2004 के बाद का समय है और 2024 तक का समय है, उस समय को देखने की कोशिश है, बहुत सीरियस कोशिश है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मुझको इसमें ये लगती है कि ये जो बार बार इसमें बात आई है कि वो लगातार शिफ्ट करते हुए दिखते हैं राहुल उसमें 2000 केवल राहुल की बात ही नहीं है बल्कि कांग्रेस के लिए एंगल से भी 2004 से लेकर के फिर उसके बाद राहुल जब आते हैं तो भट्टा परसौल वाला जो आता है, 2014 के बाद वो जो है आप उसमें देखेंगे कि वो नरम हिंदुत्व वाला जो उनका 2017 से 22 वाला जो दौर है, जिसको संजीव जी ने बहुत विस्तार से उस पे लिखा है। और अब जो है वो फिर से सामाजिक न्याय की तरफ वो जो शिफ्टिंग है, अभी फिर एक शंका है कि वो और भी किसी दिशा में शिफ्ट करेंगे कि नहीं। तो मेरा तो इसमें एक चीज शिफ्टिंग दिख रही है और उस पूरी किताब में एक बहुत एक निरंतरता भी दिखाई गई है कि मैंने उनके आसपास जो रहने वाली जो टीम है, जिसको बार बार जिक्र किया, जहां से शंका होती है, जहां से बार बार ये मैसेज जाता है कि क्यों ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इसमें कोई निरंतरता आएगी। क्योंकि निरंतरता की बात भी संजीव जी ने किया है कि निरंतरता का मतलब वैचारिक जो है स्थिरता, ये जो सवाल है, निरंतरता का मतलब इसमें ये है कि वैचारिक स्थिरता किस लेवल की दिखती है। तो एक जो उनके इर्द गिर्द जो टीम है, जो कह लीजिए कि जो निर्णय लेती है, जो बार बार उन मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित करती है राहुल गांधी को या कांग्रेस को,
उसमें एक निरंतरता दिखती है। ये एक बहुत इस किताब की खास बात है जिसको हमने नोट किया, हम जो समझ पाए देखिए कि वो वही मनीष जी शिफ्टिंग से ज्यादा कहीं आपको ये नहीं मतलब कि हालांकि मैंने अनुवाद किया है तो ये भ्रम हो रहा है, लेकिन मुझे जो मूल स्वाद लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो और मुद्दे ले रहे हैं, जैसे सांप्रदायिकता तो छोड़ा तो नहीं उन्होंने सांप्रदायिकता को, वो भी लगातार उनके उसमें बना हुआ है, चाहे किसानों का मुद्दा। जी तो जी मैं बस कहेंगे या विस्तार कहेंगे? जी मैं नहीं मैं एक बात उसमें जो पहले कह लूं तो उस पर फिर मैं आऊंगा। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, इसमें जो बात हमको दिखी है कि जैसे भट्टा परसौल और किसानों वाले मसले को जब वो पकड़ते हैं तो मनमोहन सरकार उस समय तक बहुत बदनाम हो चुकी होती है किसान आत्महत्या को लेकर के पूरे देश में, आप देखेंगे। तो वो जो इनकी टीम होती है वो हर बार वो कोई वैचारिक कारणों से नहीं करती है, वो एक टैक्टिकली उस दौर के को एड्रेस करने की कोशिश करती है उस खास समय में। तो वो कहती है किसान वाले सवाल को आप एड्रेस करिए, वो किसान वाले सवाल को एड्रेस करते हैं। 2014 में जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी जब आते हैं तो हिंदुत्व वाला मसला आता है और उसी समय कांग्रेस की एक टीम एक रिसर्च टीम बनाई जाती है, समीक्षा टीम बनाई जाती है और वो कहती है कि हमारी छवि मुस्लिम छवि बनती जा रही है, हिंदू विरोधी छवि बनती जा रही है। तो ये जो 17 से 22 वाला दौर है तो फिर टैक्टिकली वो आप देखेंगे कि वो के एंटनी की समिति है मनीष जी। जी जी हाँ, वही मैं कह रहा था। तो फिर एक टैक्टिकली वो टीम सलाह देती है राहुल जी को कि आपको थोड़ा सा हिंदू दिखना होगा, आपको वो हिंदू दिखने में ब्राह्मण दिखते हैं, जनेऊधारी दिखने लगते हैं, दत्तात्रेय गोत्र दिखने लगते हैं। ये पूरा देखिए कि 2017 से 2022 तक का ये मामला आता है और एक समय फिर आता है कि पूरा एक राजनीतिक एक सेकंड उसी में, बल्कि आप जो अक्सर उठाते हैं वो रिकमेंडेशन समग्रता में है। वो सिर्फ यही नहीं कहते हैं कि वो हिंदुत्व को नाराज किया इन्होंने, माने हिंदू फोर्सेस को, कांग्रेस जो अलग हुई है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों में भी विश्वास नहीं जगा पाए। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा लेकिन मुसलमानों में विश्वास नहीं जगा पाए। लेकिन उन्होंने उसको नहीं पकड़ा है, उन्होंने हिंदुत्व वाले को ज्यादा पकड़ा है, हिंदू वाले को मैं जो कह रहा हूं जो कोर टीम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोर टीम क्या कह रही है? कोर टीम इसको नहीं पकड़ रही है कि उनको भी आप संतुष्ट नहीं कर पाए। कोर टीम ये पकड़ रही है कि हमारी हिंदू विरोधी छवि बन रही है और हमारे नेता को अब एक साफ हिंदू जो है और वो फिर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं, जाति अपनी बताने लगते हैं, खास ब्राह्मण है ये भी बताते हैं। तो 1-22 तक ये चलता है। उसके बाद एक राजनीतिक स्पेस जो है हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय का बनता है, जिसका भी वो जिक्र करते हैं कि पहले कोई और कहीं और से बातें आती हैं। कांग्रेस उसको लेकर के बहुत गंभीर नहीं रहती है, सामाजिक न्याय को लेकर के वो कहीं और से आती है। उसको फिर इनकी कोर टीम फिर टैक्टिकली इस बात को खड़ा करती है। ये टैक्टिकली मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी उसको इसलिए कह रहा हूं कि वो जो कोर टीम है जिसके बारे में भी बार बार जिक्र किया है इन्होंने उस किताब में, कि वो कोर टीम अपर कास्ट कह लीजिए, ब्राह्मण और वो पुरुष और जो है खास तरह का एक कह लीजिए कि ब्राह्मण और हिंदू और कह लीजिए कि वो पुरुष, वो जो हिस्सा है वो अपर कास्ट जो हेजेमनी है कोर टीम की, जो बार बार ये भी जिक्र करते हैं उस किताब में कि वो जो है सबकी बात कर सकता है, वो सबकी बात करता है। जिसको वो जिक्र करते हुए बाबा साहब की बात करते हैं उसमें कि वो सबकी बात करता है, पक्ष अपनी जाति का लेता है। ये जो बात उसमें उसको ले आते हैं कि वो जो है वो वैचारिक को रूपांतरण नहीं होने देता है, वो हर जगह हाजिर रहता है, हर जगह रहता है। वो किसानों का भी मसला उठा सकता है, वो हिंदू भी वो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बोल सकता है, वो सामाजिक न्याय को भी एजेंडा बना सकता है। लेकिन उसकी एक वैचारिक निरंतरता है, वो अपर कास्ट उसकी जो दृष्टिकोण है, ब्राह्मणवादी जो उसका दृष्टिकोण है, वो उसकी एक खूंटा है उसका, वो उसमें निरंतरता है। और यह कांग्रेस के इर्द गिर्द आप देखेंगी कि ये जो किताब है इसके एकदम परखच्चे उड़ा के रखती है कि वो जो टीम है आज जब सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं वही कोर टीम है, वही कोर टीम है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन, रत्ती भर भी परिवर्तन होता हुआ उसमें वो नहीं दिखता है। यहां से एक विराट संदेह पैदा होता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि इनके बार बार, मैं उसमें विस्तार नहीं देख रहा हूं अभी, अगर इस किताब को पढ़ते हुए देखूं तो उसमें विस्तार नहीं, मैं इस किताब पे बात करना चाहता हूं, मैं अपनी बात बाद में करूंगा इस पे। इस किताब को पढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं कि ये किताब कहती है
कि इन कोर टीम जो होती है, जो निर्णायक टीम होती है, जो निर्णय लेने वाली टीम होती है, जो आइडियाज फ्लोट करती है, जो अपने नेता को कार्रवाइयों में उतारने के लिए जो आइडियाज देती है, वहां पे अगर आप देखेंगी तो वहां पे एक वैचारिक निरंतरता है, उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, वो वही खड़ा है, वो हर मुद्दे को टैक्टिकली लेता है, वो उसका विचार के मोर्चे पे नहीं जाएगा कभी भी। ये एक बड़ा सवाल है और ये किताब, पूरी किताब इस बात को लेकर के है, मुझको लगता है। और यहां से फिर एक विराट शंका अभी भी जब सामाजिक न्याय के सवाल पे वो हैं राहुल गांधी, उनको लेकर के उनके आसपास जो टीम है, जैसे ही बार बार कहते हैं कि एक बार ये कह रहे हैं कि मैं 18 तक कह रहे हैं कि मुझको उनसे उम्मीद जगी रहती है कि शायद वो कांग्रेस को बदलने वाले हैं। ये एक बात भी उस किताब में एक जगह आती है, मैं उसको पढ़ते हुए। और 18 के बाद भी जब वो हिंदू वाला रुख लेते हैं तब भी कह रहे हैं कि उसके बावजूद में मुझको लग रहा है कि वो कांग्रेस को बदलने वाले हैं। लेकिन बाद में फिर उसमें आते हैं कि ये जो है चीजें जो है बार बार निराश करती हैं, बार बार हमको जो है वो उसमें ले जाती है। तो मैं इस पे जहां तक समझ रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात इसमें, अगर आप इस बात को मैं इसकी प्राथमिक नोट के रूप में मैं यही ले रहा हूं कि इसकी बुनियादी जो बात है राहुल गांधी को लेकर के, कि वो उसमें परिवर्तन तभी संभव है जब कोई जिस विचार के साथ वो खड़ा होने का दावा करते हैं, वो कोर टीम भी उसी विचार के, उसी खूंटे के साथ कोर टीम भी है कि नहीं, वो कोर टीम भी उसी दिशा वाली है कि नहीं। और ये जब हम देखते हैं आईने में उसमें, तो वो कहीं से भी वो कोर टीम उस तरह की नहीं दिखती है। वो अपने को बदलती हुई दिखती है, लेकिन वो कोई वैचारिक रूपांतरण होता हुआ उनसे संभव नहीं है, वो कोर टीम ही बदलनी होगी। तो मेरा एक कहना है कि इसमें एक शंका की बात तो है कि क्या 24 के बाद जो ये नया अवतरण है, नया कोई परिवर्तन है, यह परिवर्तन टैक्टिकली है, समयानुकूल है, या कोई वैचारिक रूपांतरण होने जा रहा है। ये वैचारिक रूपांतरण व्यवहारिक स्तर पे अपनी पूरी पार्टी को, अपने कोर टीम को, अपने अगुवा टीम को बदलने के अलावे, उसके अलावे संभव ही नहीं है। तो संभव ही नहीं है तो बात किसी को भी समझ में आएगा। तो एक बात तो हमको ये लगता है। और जी आपने भी बात नहीं जी, मैंने सिर्फ दूसरी बात मैं कह रहा था, जी दूसरी बात मैं इसमें कह रहा था कि नागरिक समाज के बारे में जो इस पूरे माहौल में है, इसको लेकर के इतनी मुकम्मल हम कह रहे हैं कि उसका तो दस्तावेजीकरण हो जाना चाहिए। मतलब वो जो साहित्यिक संगठनों के बारे में है, तमाम संगठनों के बारे में उसकी एक बहुत ठोस तथ्यात्मक जो बातें हैं, उसकी पूरी यात्रा पे अगर आप सिविल सोसाइटी का जो पूरा उसका अपर कास्ट जो हेजेमनी है, जो ग्रामसी से शुरू करके और आता है कि वो पूरा ग्रामसी की बात होती है, और फिर ग्रामसी के बाद से जो है वो पूरा वो शुरू होता है कि यहाँ इसके साथ एक अपर कास्ट वाला पहलू जुड़ा हुआ है। पूरा जो सिविल सोसाइटी है, जो पूरा कल्चरल खेमा है, जो साहित्यिक खेमा है, जो नागरिक आंदोलन का खेमा है, जो कह लीजिए कि जो एनजीओ मार्ग का जो पूरा एक सोसाइटी है, जो हरदम कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रहती है, जो आमतौर पे वो खेमा बेसिकली वो अपना अभी जैसे वो खेमा क्या है कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हुए भी, वो फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हुए भी सामाजिक न्याय को स्थगित करता हुआ खेमा है। माने अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, जिसका इन्होंने जिक्र किया उस किताब में, कि अभी वो फांसीवाद के खिलाफ लड़ता हुआ उसका मुद्रा है। माने वो जो पूरा जो सिविल सोसाइटी है, कह लीजिए, जो पूरा जिसको आप उस साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, एनजीओ के क्षेत्र में हो, वो नागरिक आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, वो अभी फांसीवाद से लड़ने वाली मुद्रा में है, और लेकिन वो सामाजिक न्याय को स्थगित करने वाली मुद्रा में। ये जो व्याख्या है, ये इस व्याख्या से मैं बिल्कुल 100% मेरी ये समझ ऑलरेडी, जैसे कई बातें, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस किताब को पढ़ते हुए लगता है कई बार कि जैसे मैं खुद ही उसमें उपस्थित हूं हर जगह। जैसे मैं खुद उसमें कोई बात कह रहा हूं, कोई बात लिख रहा हूं, कोई बात बहुत कुछ चीजों पे हमारी उसमें वो है भिन्नता है, जिसपे मैं अभी आऊंगा एक दो चीजों पे। लेकिन कुछ चीजों से मेरी एकदम इसमें एक समझदारी बनती जा रही है कि अभी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कोर टीम है, उसकी जो निरंतरता है, एक तो ये बात, दूसरा नागरिक आंदोलन और साहित्यिक और सांस्कृतिक जो खेमा है, वहां उसकी जो निरंतरता है, और वो हमेशा जो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रहने वाला वो खेमा है। आमतौर पे वाम के इर्द गिर्द, कांग्रेस के इर्द गिर्द, प्रगतिशीलता के इर्द गिर्द
वो जो हमेशा वो खेमा है, वो दो चीजों पे मुझको लगता है कि ये किताब जनरली किसी को निरुत्तर करने वाली किताब है। इस पे हमको लगता है कि कोई चालाकी ना करे तो जवाब देना मुश्किल होगा उसको इन मसलों पे कि क्या ये है कि नहीं है। एक बात मैं तो इस पे कहते हुए, और दो तीन बातें मुझको एक बात और लग रही है कि खास करके जब आप बात सामाजिक न्याय के एंगल से बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए एक इसमें जिक्र भी एक जगह बाबा साहब की कि वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ इसलिए प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है कि हमारे खिलाफ कानून बनेंगे, हमारे लिए प्रतिनिधित्व इसलिए भी जरूरी है कि जो अच्छे कानून भी होंगे उसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए वो बहुत हमारे लिए तो उसमें शासन में, प्रशासन में, सत्ता में रहना हमारे लिए तो अस्तित्व का मामला है, मतलब जिंदा रहने का मामला है। प्रतिनिधित्व इतना बड़ा सवाल है हमारे लिए, मतलब ये जो बाबा साहब की ही एक लेकर के उसमें आते हैं जनरली। तो जब हम इस पे बहस कर रहे हैं, जब इन सारे सवालों पे बहस कर रहे हैं इसको लेकर के, तो मुझको एक बात इसमें खटक रही है कि आम तौर पे हम जो है जो सामाजिक न्याय का जो राजनीति है जो पूरे नेशन वाइड पसरा हुआ है देश में, बिहार से, यूपी से लेकर के केरला, ये आपके तमिलनाडु तक, हर जगह वो इसमें अनुपस्थित लगता है, हर जगह अनुपस्थित लगता है। ये अगर थोड़ी उस पर भी बात आती इस पूरे बहस में और एक डिबेटेबल उसमें रहता, एक बहस रहती, कहाँ ये सकारात्मक है कहाँ ये नकारात्मक है, उससे एक तुलना करते हुए तो एक उसकी भी एक क्रिटिक हमारे सामने आती। वो मैं देख रहा हूं कि इसमें एक गैप दिखता है, ये साहित्य के मोर्चे भी गैप दिखता है, ये नागरिक मोर्चे पे भी गैप दिखता है और ये पॉलिटिकल मोर्चे पे भी गैप दिखता है। मैं एकदम इसमें देखता हूं कि ये गैर हाजिर है, मतलब ये अनुपस्थित है एकदम, इस पे कहीं कोई जब हम एक उस 2008 से लेकर के 2024 तक के समय पर बात कर रहे हैं तो उस समय में ये विराट ताकतें जो हैं, ये बहुत विराट ताकतें हैं, बहुत जीवंत ताकतें हैं जो अभी के समय को लीड कर रही हैं, कई मामलों में डील कर रही हैं और लगातार अपनी छाप छोड़े हुए हैं। पिछले कह लीजिए कि 90 के बाद के दशक में अगर आप उसको देखें, वो कैसे इस किताब में अनुपस्थित है। मैं मुझको लगता है कि ये उपस्थित होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। ये इसमें एक हमको कमजोरी दिखती है इस किताब की, और वो मैं नकारात्मक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, वो मैं सकारात्मक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, उसकी अनुपस्थिति पे मैं बात कर रहा हूं, ये साहित्य के मोर्चे पे भी कह रहा हूं। ये उसका भी एक नागरिक आंदोलन है, उसके बीच से भी एक नागरिक आंदोलन है, उसके बीच से भी बहुत सारे एनजीओ सेक्टर है, उसके बीच से पॉलिटिकल सेक्टर तो मान लीजिए बहुत ताकतवर है, उस पर तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, उसको कैसे आप वो कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार राहुल गांधी की बात करते हुए जब ये बात इसमें आती है कि सोनिया गांधी से ही कुछ सीख लेते या नेहरू से कुछ सीख लेते, ये बात भी हमको थोड़ा सा वो जो वहां से सीख करके ही चीजें हैं, आप अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे मुझको देखना पड़ेगा कि ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये नागरिक समाज या ये जो कोर टीम है जो चीजों को लीड करती है, ये नेहरू के जमाने में नहीं थी, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थी, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये आजादी के आंदोलन में भी ये आप देखेंगे कि जब बाबा साहब कुछ कह रहे थे कि ये आर्थिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ सामाजिक लड़ाई भी साथ साथ नहीं चलाओगे तो ये जो है आप ये जो आने वाले समय में ये तो ब्राह्मणवादी राज में तब्दील हो जाएगा। उस समय पूरा आंदोलन ये कह रहा था कि अभी हम बाद में इससे निपट लेंगे। सामाजिक न्याय के सवाल को बार बार वहां स्थगित किया गया। जब नेहरू जी, अगर आप इसको थोड़ा और बाद में जाके देखेंगे कि जब नेहरू जी पहला 1951 में जाति जनगणना को स्थगित कर रहे हैं तो कौन लोग सलाह दे रहे हैं जाति जनगणना को, जबकि धर्म की जनगणना कराने जा रहे हैं। उसी समय बहुत विवादित था वो, जिसको कहा जा रहा था कि वो कह सकते थे कि अभी हम धर्म को भी नहीं गिनेंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे। उस समय उन्होंने जाति को स्थगित किया, धर्म की गणना स्थगित नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि आजादी के आंदोलन में भी सामाजिक न्याय का सवाल आजादी के पूरे आंदोलन में बार बार स्थगित होता रहा और आजादी के बाद बार बार स्थगित होता रहा। ये आप लंबे समय तक ये इसमें यहाँ भी एक निरंतरता है। वही समूह है जो उस समय भी चीजों को तय कर रहा था, चीजों को लीड कर रहा था, अपने नेता को सलाह दे रहा था, उसको एजुकेट कर रहा था, उसकी कार्रवाइयों को तय कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि ये पहलू भी मैं नहीं समझता कि इसमें अगर राहुल अगर अंदर से सलाह लेंगे तो बहुत कुछ उनको मिलेगा नहीं। हम बार बार हम उसमें देखते हैं कि जैसे अगर वो जिसको बाबा साहब कह रहे हैं कि दो दुश्मन है हिंदुस्तान के,
एक दोनों को अगर हम नहीं समझेंगे, एक ब्राह्मणवाद है और एक पूंजीवाद है, तो ब्राह्मणवाद पे भी हम बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर से नहीं मिलना है, और पूंजीवादी क्रिटिक भी हमको बहुत कांग्रेस से नहीं मिलना है। वो 91 का दौर देखिए आप, जब वो नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लाई जाती है, वो आप देखिए उस दौर में या उसके पहले भी जो पूरा पूंजीवाद की जो क्रिटिक है वो कहीं कांग्रेस के अंदर कैसे खोजेंगे आप? और आप ब्राह्मणवाद को के खिलाफ कोई नैरेटिव वहां खोज ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अंदर से न खोजें, बल्कि अगर ये सलाह हो कि बाबा साहब के पास आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। संजीव जी, अगर टिप्पणियों को बीच में दिखाते रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, नहीं, मैं अलग से कह रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर ले मनीष जी। मैं जी आप बढ़ाइए, फिर बात कर सकते हैं, बढ़ाइए आप। ठीक है, चलिए। आपने सभी को सुना संजीव जी, और जो ऑब्जर्वेशन अमित जी के रहे, विजय सर के रहे, मनीष जी के रहे, और अब इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, एक और चीज, जब मनीष बता रहे थे कि